डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। और क्या पहली बार डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ईरान के आगे झुकते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आज शाम ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी तरह से युद्ध रोके, समझौता कर ले, कंप्रोमाइज कर ले। और आखिर क्या वजह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया, रशिया को फोन किया, और रशिया से कह रहे हैं नेतन्याहू कि समझौता करा दीजिए, ईरान को मनाइए, युद्ध ना करें। क्या ईरान की मिसाइल ताकत से कहीं ना कहीं प्रेशर में है अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन? और क्या यही वजह है कि युद्ध रोकना चाहते हैं ट्रंप और नेतन्याहू? अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि इजराइल ने जिस वक्त हमला किया था तेहरान पर, ईरान पर, और जिस तरह से टॉप मिलिट्री लीडरशिप को, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म किया था इजराइल के मोसाद ने, उनकी खुफिया एजेंसी ने, तब इजराइल को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना जबरदस्त हमला करेगा। ऐसा हमला जहां तेल अवीव में इजराइल का जो सैनिक ठिकाने हैं वो धराशायी कर दिए जाएंगे, जहां पर सरकारी ठिकानों पर बमबारी होती रहेगी। ये उम्मीद इजराइल को नहीं थी। और शायद इसी वजह से नेतन्याहू पहली बार घबराए हुए दिख रहे हैं और कभी पुतिन को फोन करते हैं, कभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर को फोन करते हैं, और कभी ट्रंप से कहते हैं कि युद्ध रुकवा दीजिए। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये कि क्या ईरान इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया की सुपर पावर अब घबरा रही ईरान से? और क्या ईरान ने जिस तरह अपने ही मुल्क में बनाई हुई हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल के आयरन डोम को भेद दिया, जिस तरह से मोसाद के दफ्तरों पर हमले कर दिए, जिस तरह से इजराइल के सैनिक ठिकानों पर पहली बार हमले कर दिए, क्या इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को, फ्रांस को घबराहट हो रही है? और क्या ये बात सच है कि ईरान पूरे अरब देशों में, मिडिल ईस्ट में एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है? और अगर ईरान कंप्रोमाइज नहीं करता, जो इस वक्त नेतन्याहू और ट्रंप चाहते हैं, अगर ईरान कंप्रोमाइज नहीं करता, सीज फायर नहीं करता, तो फिर होने क्या जा रहा है? क्या महायुद्ध होने जा रहा है? और क्या ईरान अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करेगा और न्यूक्लियर वेपन की तरफ जो बढ़ रहा है उससे कदम वापस नहीं खींचेगा? होने क्या जा रहा है आने वाले 72 घंटों में? अब दोस्तों, इजराइल की जो सैनिक ताकत है, शक्ति, वेस्टर्न मीडिया में, लेकिन क्या ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी, उसकी गहराई कितनी है, ये किसी को मालूम है? किसी को अंदाजा है? अंदाजा तो अमेरिका और इजराइल को नहीं था, इसीलिए होश उड़ गए, क्योंकि बार बार हमले हो रहे हैं। आज भी हमले हो रहे हैं, रात में हमले हो रहे हैं, शाम को हमले हो रहे हैं। 72 घंटों से ईरान हमले कर रहा है। ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी कितनी है? ईरान के पास कितने खतरनाक बम हैं? और उसकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कहर बर पा रही, उसका जखीरा कितना बड़ा है? कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट अभी भी जिंदा हैं? और जो मिलिट्री साइंटिस्ट हैं उनकी संख्या क्या है? और वो जो मिलिट्री लैब्स हैं, न्यूक्लियर लैब्स हैं, उनकी संख्या क्या है? और आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिन आंखों ने इस जखीरे को देखा है, तेहरान जाके, ईरान जाके, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को देखा है, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को देखा, एक ऐसे शख्स को मैं आज वर्कप्लेसेस इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलादी के प्रोफेसर A.K. पाशा। और प्रोफेसर पाशा वो शख्स हैं जो ना सिर्फ ईरान गए कई बार, उन्होंने ईरान पर रिसर्च करी, वो मिडिल ईस्ट के JNU में डायरेक्टर रहे, प्रोफेसर हैं। ना सिर्फ उनकी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ग्रिप है इस सब्जेक्ट पर, वो ईरान की रग रग से वाकिफ हैं, उसकी मिलिट्री ताकत से वाकिफ हैं, बहुत कुछ बताएंगे। साउथ इंडियन मुस्लिम हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा, हिंदी बोल लेते हैं, अगर आप गौर करके सुनेंगे सारी बातें समझ में आएंगी। और हमारे साथ एक और स्ट्रेटेजिस्ट, या एक और जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, जो मिडिल ईस्ट को भी जानते हैं, चीन को भी समझते हैं, रूस को भी समझते हैं, ट्रंप को भी जानते हैं अंदर से, वो साहब भी होंगे, इकबाल चंद मेहरोत्रा। इन दोनों को सुनिए और इसकी गहराई में जाइए कि होने क्या जा रहा है। कंप्रोमाइज होगा या ईरान मानने वाला नहीं है? क्या इजराइल ट्रैप में फंस गया है? क्या ट्रंप ट्रैप में फंस गए? और अब बारी ईरान की है। क्या ये दुनिया
तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है। बहुत सी जानकारियां मिलेंगी, इन दोनों एक्सपर्ट्स को गौर से सुनिए। पाशा साहब, जो बुनियादी सवाल, जिस वक्त इसराइल ने जिस तरह से टॉप मिलिट्री लीडरशिप ईरान की उसका खात्मा किया, उसके बाद जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो ईरान की बहुत बड़ी ताकत थे उनको खत्म किया, उसके बाद ईरान ने एक ऐसा हमला किया जिसको सपने में सोचा नहीं था इसराइल ने। बहुत जबरदस्त जो है तबाही तेल अवीव में हुई, इसराइल में हुई। क्या ये जो एक दूसरे पर काउंटर हो रहे हैं, जिस तरह से जवाबी हमले हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये सीधे सीधे महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है, एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, उसका स्केल बड़ा होने जा रहा है? जी, जिस तरीके से ईरान पे हमला हुआ है, अगर आप देखें कुछ महीने पहले जो लेबनान में हुआ, वो फोन्स को लेके, चार्जर्स को लेके, तो वहाँ की हिजबुल्लाह लीडरशिप को भी इसी तरह जो है नसरुल्लाह और दूसरे लीडरों को उड़ा दिया गया। और ये सिर्फ इंटेलिजेंस से हुआ, मोसाद का, CIA का और मल्टीपल सोर्सेस, और इसमें ईरानियन मोल्स भी थे। और वही जो ईरान में भी उन्होंने यही किया, क्योंकि इजराइल, मोसाद का और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसी का काफी गहराई तक पहुंचे हैं ईरान में। जो डिसअफेक्टेड जनरल्स हैं और दूसरे लोग हैं, वो मोसाद के साथ लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो इतने डिटेल में जाके कहाँ किस घर में कौन साइंटिस्ट है, कौन मिलिट्री जनरल कहाँ है, जैसा इस्माइल हनिया हमास के लीडर को उन्होंने वेल गार्डेड गेस्ट हाउस में मारा। तो ये अंदरूनी काम भी जो है उनके हाथ से भी हुआ है। और उसके बाद ईरान ने हमला कर दिया। जी, ईरान ने हमला किया। अभी तक जो ठिकानों पे ईरान ने हमला किया, मेरे सोर्सेस से सबसे बड़ा हमला जो है टेल अवीव के नजदीक जो उनका वेयर हाउस था, जो अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्रीज नाटो से जो आर्म्स एंड एम्युनिशन आता है, वो हथियार जहां रखे थे, जी, मिसाइल्स और जो भी रखते थे, काफी बड़े पैमाने पे वो नुकसान हुआ है। ये कोई एजेंसी और न्यूज रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो है, 2 गैस प्लेटफॉर्म मेडिटेरेनियन सी में उसको भी निशाना बना के डिसरप्ट करे हैं, जो कि इजराइल लवियातन के जरिए खुद इस्तेमाल करता था गैस और एक्सपोर्ट भी कर रहा था। तो उसका भी काफी नुकसान हुआ है। और तीसरा क्या जो है, इजराइल प्रेशर में है? पाशा साहब, इजराइल क्या प्रेशर में है? जी, प्रेशर में जरूर है। इसीलिए तो नेतन्याहू डायरेक्टली पुतिन से फोन पे बात करके आग्रह किया कि आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करिए तेहरान के ऊपर और इसको खत्म करिए, ईरानी हमला। और यूके के प्राइम मिनिस्टर भी, उन्होंने भी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात करी कि आपके रिश्ते अच्छे हैं तेहरान से, आप भी इन्फ्लुएंस यूज करके ईरान को रिस्ट्रेन करिए, हम ताकि हमला, सिविलियन हमला और जो भी है वो कहते हैं उसको रोके बोलते। और खाड़ी के दूसरे देश भी, UAE और कतार भी डायरेक्टली बात कर रहे हैं ईरानियन लीडरशिप से, जो कि प्रेस में आया नहीं है, लेकिन डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि आप अमेरिकी अड्डे जो इस्तेमाल हो रहे हैं इजराइल के हक में ईरान के खिलाफ, उसको जवाबी हमले में मात करिए। क्योंकि जो रिफ्यूलिंग हो रहा है, जो 200 से ज्यादा फर्स्ट अटैक में इजरायली प्लेन बमबारी करके लौट रहे थे, उनको इराक और सीरिया की एयर स्पेस में रिफ्यूल अल उदैद कतार एयरबेस से किए। और वो जो 200 प्लेन जो है सीधा डायरेक्टली साइप्रस ब्रिटिश एयरबेस में गए, हो इजराइल नहीं गए, अभी भी वहीं है। वो वहीं से निकलते हैं और गोला बारूद इजराइल आके लेके वहां से आते हैं ताकि ईंधन बचाए बोलते। तो ये जो एस्केलेशन हो रहा है, ये दोनों देश अपनी ताकत बताना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन लगातार संपर्क बनाए रखे हैं और दोनों का इन्फ्लुएंस दोनों पे काफी है। और मेरे ख्याल से वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं कि आपका बेसिक गोल जो है अचीव हुआ है। पाशा साहब ने, प्रोफेसर पाशा ने बड़ी बात की, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट है। इन्होंने कहा पहली बार ईरान ने जिस तरह से ताबड़तोड़ तबाही हमले किए हैं तेल अवीव में, जो राजधानी है इसराइल की,
कहीं ना कहीं एक घबराहट है, इजराइल में घबराहट है। पहली बार जैसे कहीं ना कहीं बैकफुट पर इजराइल दिख रहा है। और जो पाशा साहब ने जानकारी दी कि नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कभी पुतिन साहब को फोन कर रहे हैं, कभी वो जो है वो ट्रंप को फोन कर रहे हैं, उधर कतर, सऊदी अरब सारे देश चाह रहे हैं, ईरान को मनाना चाह रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं नेतन्याहू अब कंप्रोमाइज चाहते हैं। उनको लग रहा है कि ये जंग बड़ी तो फिर शामत और भी आ सकती। इकबाल साहब, कई किताबें आपने लिखी और ज्यादातर किताबें आपकी जियोपॉलिटिक्स पर है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, इजराइल को जब भी हमने देखा तो फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए देखा, पहली बार थोड़ा पीछे हटा है इजराइल। With Lucid Spark, you can bring एग्रेशन है, मोसाद का जो प्राइड है, वो जो आप कह सकते हैं मान, अभिमान, जिसको भी आप कहें, क्या ईरान ने उस पर चोट कर दी है और आज इजराइल आपको 2 कदम पीछे लग रहा है? क्या इजराइल अब चाहता है कि समझौता हो जाए? देखिए दीपक जी, ईरान की मदद चीन कर रहा है और उसके जो सैटेलाइट्स हैं वो उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे हैं, उनकी टारगेटिंग कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है इस बार कि पहले तो वो मिसाइल जो थे ना एक क्लस्टर में लॉन्च करते थे और वो पूरे इलाके में जाके गिरते थे। जैसे कि आपका एक इलाका है, 100 किलोमीटर का फासला है, दायरा है, उसके अंदर में 10-15 जगहों पे वो जाके मिसाइल गिरती थी, उनके कारपेट बॉम्बिंग टाइप की होती थी। इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एयर कॉरिडोर बनाया और उस एयर कॉरिडोर में उन्होंने मिसाइल छोड़े 50-100, और वो एयर कॉरिडोर ने जो उनका आयरन डोम है इसराइल का, उसको उसने पेनिट्रेट कर दिया। क्योंकि Oh my God! एक पॉइंट पे आपने एक मिसाइल भेजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से आपने 25 मिसाइल भेज दिए एक पॉइंट पे। तो लिहाजा वो जो आयरन डोम की क्षमता है वो इतनी ड्यूरेशन में और इतनी कंसंट्रेशन में एक पॉइंट पे वहां पे उसका जो कवच है वो कोलैप्स कर गया। दूसरी बात यह है कि ईरान ने अपने सारी मिसाइल्स को हर एक प्रोविंस में, हर एक स्टेट में फैला दिए हैं। तो एक जगह पे आपकी कंसंट्रेशन मिसाइल्स की नहीं है, वो पूरे ईरान में फैली हुई है और ईरान काफी बड़ा देश है, तो उसमें उनको टारगेट करने में प्रॉब्लम पड़ रही इजराइलीज को। तो चीन का जो सपोर्ट है, और ईरान ने 2-3 ऐसी मिसाइलें बनाई हैं। एक तो उनकी लेटेस्ट मिसाइल है खुराम शहर, जो कि मल्टीपल उसके वॉरहेड्स हैं, उसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है। और उनकी फतह 1 और 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि मैक 13 पे जाती हैं, मतलब कि ध्वनि से 13 गुना तेज रफ्तार पे जाती हैं। उनका 1500 किलोमीटर की रेंज है। तो उनके पिटारे में 10-12 मिसाइल्स हैं और कई किस्म की हैं, और उनकी लो कॉस्ट है, मतलब कि उनकी सबसे महंगी मिसाइल $10 मिलियन की है और सस्ती मिसाइलें तो $2.5 लाख, $5 लाख की भी बनती हैं। तो उनको एडवांटेज है ईरान को। और दूसरी बात यह है कि जो ये टॉक्स हुई थी, ये निमंत्रण जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जी को दिया था, खामनेई जी को, हाँ, वो निमंत्रण जो था वो एक, आप समझे कि एक लुभाव था या एक फंदा था, क्योंकि उसके साइड बाय साइड उनकी प्लानिंग चल रही थी इजराइल और अमेरिका की। और अमेरिका ने इन बातचीत के पहले डिएगो गार्सिया के बेस में, वो जो इंडियन ओशन में उनका बेस है, वहां पे उन्होंने 7 B-2 बॉम्बर्स जो है वहां पे डिप्लॉय किए थे। तो वो जो इन्होंने डिप्लॉयमेंट की वो चीन ने पकड़ ली उनके सैटेलाइट से। उन्होंने ये बात ईरानियों को बता दी। बड़ी बात जो है इकबाल साहब ने कही। कई किताबें जियोपॉलिटिक्स पे लिखी। इनका ये कहना है कि चीन ने अपने जो सैटेलाइट और डेटा के जरिए ईरान को, अपने दोस्त ईरान जहां से वो सस्ता तेल लेता है चीन, ईरान को आगाह कर दिया चाइना ने कि आप पर हमला हो सकता है। ये अमेरिका की जो बातचीत आपसे हो रही है ये एक तरह का प्रलोभन है, एक तरह का ट्रैप है। दरअसल आप पर अप्रोप्रिएट टाइम पे हमला होगा, और इस हमले की पहले से सूचना चाइना के मार्फत ईरान को मिल चुकी थी, जिसकी वजह से ईरान ने अपने को प्रिपेयर किया। पाशा साहब, मैं बड़े सवाल पर आ रहा हूँ। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से इकबाल साहब कह रहे हैं, चाइना भी साथ में है, रशिया भी साथ में है, नॉर्थ कोरिया भी साथ में है, ईरान के पास अपनी टेक्नोलॉजी भी है, हाइपरसोनिक मिसाइल
कहर बर पा रही है, पहली बार इजराइल बैकफुट पे। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं प्रोफेसर साहब, आपने तो पूरी उम्र गुजार दी मिडिल ईस्ट पर, खाड़ी के देशों पर रिसर्च करते करते, क्या इस युद्ध में अगर जिस तरह से ईरान हावी हो रहा है, क्या पूरे मिडिल ईस्ट में एक सुपर पावर बन के इमर्ज हो रहा है ईरान? क्या आपको ऐसा लगता है ईरान की ताकत उभर के सामने आ रही है? जो अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तान को जिस तरीके से चीन ने लाइव सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दिया, उसी तरह से 4 या 5 सैटेलाइट्स उस एरिया में ईरान के इर्द गिर्द भी लगातार 24 घंटे घूम रहे हैं, उसको चाइना उसके जरिए ईरान को दे रहे हैं। मेरा सवाल जो- था सुपर पावर, क्या अगर जी। जिस तरह से ईरान हावी हुआ है, जिस तरह से पहली बार तेल अवीव पर हमला हुआ है, क्या ईरान अगर कामयाब होता है आने वाले दिनों में, तो क्या आपको लगता है सुपर पावर, एक बड़ी ताकत बन के मिडिल ईस्ट में उभर के सामने आएगा? इनके पास जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, इनकी तादाद हजारों की तादाद में। ओहो, पिछले ईरान में हजारों की हजारों तादाद की में तादाद- साइंटिस्ट हैं, मिलिट्री साइंटिस्ट। जी, मैं गया हूँ कई बार ईरान, और उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को भी जाके मिला हूँ साइंटिस्ट। आप अच्छा, चौकन्ना आप हो वहां जाएंगे पर कि ईरान पे जाके न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मुलाकात आपने करी है? जी जी, क्या बात- इंग्लिश में बात किया, मैं इंग्लिश में बात किया। मैं चौकन्ना हो गया कि वो साइंटिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा, ब्राजील से लेके रशिया, चाइना, यूरोपियन देश में सभी से वहां पढ़ लिख के अपनी डिग्रीज वगैरह सब लिए हैं। तो ये सिलसिला जो है, ईरान इराक जंग के दौरान उन्होंने फैसला लिया कि हम जो है अपने बलबूते पे डिफेंड करना है, ये रेजिम चेंज एजेंडा ईरान इराक जंग के खत्म होने से नहीं होगा, हम अपने पांव पे खड़े होना है। और तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने 20-25 साल में जो बनाए हैं मिलिट्री ईरान में। प्रोडक्शन का, ये काफी तवील है और दूरअंदेशी की सोच से बनाए हैं कि हमें किसी भी तरह दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहना है। और ये जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ रशिया और चीन के साथ, ये रिसेंट है। ये तो ये फैसला बहुत पहले लिया गया था और वो तैयारी में है इतने सारे बड़े पैमाने पे मिसाइल बनाने जी। का, और उनके पास टेक्नोलॉजी है, लोग हैं, टेक्नोलॉजी। चाहे कितने भी इजराइल मारे तो वो ट्रेनिंग बाकायदा चल रही है और वो किसी हालत में कोई भी रोक नहीं सकता ही। तो ये जो है मिलिट्री प्रोडक्शन में और कैपेबिलिटी में ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और उनके साइंटिस्ट रिसर्च R&D में भी काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है, और उनके फैसिलिटीज को भी जाके देखा हूँ मैं, रिसर्च और डेवलपमेंट के काफी आला दर्जे के हैं, आला दर्जे के हैं। बड़ी तो बात ये इनकी कैपेबिलिटी जो है, एक तो अटैक से या 20-28 ठिकानों पे जो है कमजोर कर सकते हैं, क्रिपल कर सकते हैं, वो रिबिल्ड करेंगे बहुत जल्दी, चाहे वो मिलिट्री प्रोडक्शन साइट हो या बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी हो। बड़ी बात, पाशा साहब ने एक बड़ा खुलासा किया। पाशा साहब, प्रोफेसर पाशा ने कहा कि वो कई बार ईरान गए, ईरान में जाकर न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मिले, मिलिट्री साइंटिस्ट से मिले। उन्होंने एक और खुलासा किया कि ईरान में ये जो साइंटिस्ट हैं, जो आर्मी के प्रोडक्शन पर रिसर्च कर रहे हैं, इनकी गिनती सैकड़ों में नहीं है, दर्जनों में नहीं है, हजारों में गिनती है। ये बड़ी बात इन्होंने की। और वो हजारों जो उनकी जो साइंटिस्ट हैं, मिलिट्री साइंटिस्ट, वो एक बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को आप कमजोर कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात ये कही कि ईरान खुद अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है 20-25 साल से। उसको अंदेशा था कि एक ना एक दिन इजराइल और अमेरिका उसको घेरेंगे, इसकी जो तैयारी थी 20-25 साल से थी। और तीसरी बड़ी बात कही कि ईरान ताकत बन के उभरेगा नहीं, ईरान एक बड़ी ताकत है। अब मैं जरा इकबाल साहब आपके पास आ रहा हूँ। भाई, पाशा साहब वहां गए, साइंटिस्ट से मिले, न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मिले, मिलिट्री एक्सपर्ट से मिले, कई बार इन्होंने सारे दौरे किए वहां ईरान में। ये कह रहे हैं बड़ी ताकत है, टॉप टेक्नोलॉजी है, मतलब रशिया तक को भी बहुत ही टेक्नोलॉजी वो दे रहा है। क्या इकबाल साहब इसी वजह से इजराइल घबराया हुआ है? और ट्रंप साहब ने आज कहा कि साहब देखिए, हम हमले में नहीं हैं, जो हमला इजराइल ने ईरान पे किया उसमें अमेरिका शामिल नहीं है, और हम तो चाहते हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए, लेट्स मेक अ डील, लेट्स मेक अ डील। वो तो डील की बात करने लगे ईरान से। क्या अमेरिका भी थोड़ा सा हवा सरक रही है?
क्या ईरान इतना खतरनाक है? देखिए दीपक साहब, ऐसा है कि अमेरिकन 2024 के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वहां पे एक संस्था है, अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी। उन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में $100 मिलियन डोनेट किया प्रो इजरायली कैंडिडेट्स को और ट्रंप को। अब आप ये देखिए कि एलोन मस्क ने ट्रंप को $270 मिलियन दिए। उसके बाद में सेकंड बिगेस्ट डोनर वाज अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, उन्होंने $100 मिलियन दिए। तो यहूदियों का एहसान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पे है। और डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे, जिसे कहते हैं ना, एडवेंचर में घुसा इसलिए है कि उसने वो पैसा लिया था कैंपेन के लिए और उसको वो पूरा अपने इरादे पूरे करने थे। और अब सिचुएशन ये है कि ईरान जो है वो इतनी जबरदस्त ताकत से बाउंस बैक कर गया है चीन के सपोर्ट के कारण, कि वो उसको उस तरह से हताश नहीं कर पा रहे जिस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और अभी लग भी नहीं रहा कि वो उसको उस तरह से हताश कर पाएंगे। अमेरिका ने अपने जो ये B-2 बॉम्बर्स हैं उनने वहां पे इसलिए खड़े किए हैं कि जो ऐसी परिस्थिति आई कि इजराइल को कोई वाकई ऐसी ऐसी चुनौती मिले जो कि वो उसका सामना न कर पाए किसी कारण से, कि साथ में कल को हिजबुल्लाह भी अटैक करना शुरू कर दे, हुतीज भी बमबारी शुरू कर दे और पूरी तरह से इजराइल को घेर लें। क्योंकि इजिप्ट ने भी अपनी सेना जो है बॉर्डर पे उसने अपनी सेना वो तैनात की हुई है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी फिलिस्तीनी इजिप्ट में आए और इजराइल को गाजा पट्टी से वहां पे उसमें उनको पुश कर रहे हैं इस तरह से तरफ से। तो इस तरह से की बात हुई तो ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो रुक जाएगी, क्योंकि ट्रंप जो है फिर न्यूक्लियर धमकी दे देंगे। तो मतलब ट्रंप इज अ इररेशनल प्लेयर और वो अपने जज्बातों के आधार पे रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए उसका रैशनल एक्टर नहीं है। तो ये मतलब ये इसका अंदाज लगाना कि आगे क्या होगा काफी मुश्किल है। लेकिन ये लड़ाई अभी चल रही है और मैं समझता हूं कि जो अभी 2025 में जो यूएस में कांग्रेसनल इलेक्शंस हैं उसमें भी उनको रिपब्लिकन पार्टी को पैसा चाहिए आईपैक से। और उनकी कमिटमेंट है ट्रंप की कि वो लड़ाई में लड़ेंगे, कि ईरान को खत्म करवाएंगे। अभी तक ईरान खत्म नहीं हुआ, तो अब वो मतलब एक ना एक सीज फायर करेंगे, सीज फायर करेंगे What's the secret to बनाने के लिए। और साथ में सीज फायर से क्या होगा कि सीज फायर के दौरान ईरान जो है वो वॉरहेड्स को की वेपनाइजेशन कंप्लीट कर देगा। बड़ी बात इकबाल साहब ने कही और बहुत इंसाइट रखते हैं स्ट्रेटजी पे। इन्होंने कहा कि साहब ट्रंप साहब पर एहसान है इजरायलियों का, यहूदियों का, ज्यूस का, क्योंकि $100 मिलियन पैसा दिया था इलेक्शन जब ट्रंप साहब लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एहसान था, इसलिए वो इजराइल का साथ दे रहे थे। लेकिन जब ईरान की उन्होंने ताकत देखी, जिस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइलों ने हमला किया, आर्मी हेडक्वार्टर पे हमला किया इजराइल में, तो ट्रंप भी हैरत में पड़ गए। इसलिए अब वो डील की बात कर रहे हैं, कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं। पाशा साहब एक चीज बताइए, आप तो साउथ इंडियन मुस्लिम हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां पर कहते हैं बरैया का छत्ता, जहां मधुमक्खियां होती हैं। पता नहीं आपने बरैया का छत्ता सुना है कि नहीं पाशा साहब, जहां मधुमक्खियां बैठती हैं। तो बरैया के छत्ते पे हाथ मार दिया इजराइल ने। ईरान बरैया का छत्ता था और अब इजराइल को एहसास हो रहा है कि बरैया के छत्ते पे हाथ मार दिया। इजराइल को नहीं, अमेरिका को और यूरोपियन देशों को भी अब पता चल रहा है कि ईरान क्या है, ईरान किस हद तक जा सकता है। और वो उनकी समझ में जो है, वो समझते थे कि अगर हिजबुल्लाह को खदेड़ देंगे, हमास को खत्म कर देंगे, हुतियों पे बमबारी करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के जरिए डराएंगे कि आपको जो है खत्म कर देंगे हमारे B-52 बॉम्बर वगैरह वगैरह बल को। तो ईरान जो है, ये पुराना देश है, उनका बड़ा लंबा इतिहास है, वो डरने वाले नहीं है वो। और जिस तरीके से उन्होंने अपने रजीम को सेफगार्ड किया है 79 से, डिस्पाइट थ्रेट्स, हर साल हर एक एडमिनिस्ट्रेशन, कार्टर से लेके रीगन, क्लिंटन और
बराक ओबामा वगैरह सभी ने उन्होंने तख्ता पलटने की कोशिश की, अंदरूनी से, एक्सटर्नल से, सदाम से। लेकिन वो सरवाइव करते गए। लेकिन ये सरवाइव हो गए इसलिए कि जो ईरान में उनका सपोर्ट है वो अभी भी सॉलिड है। मेरे ख्याल से 50% के करीब लोग अभी भी इस्लामिक रजीम को सपोर्ट करते हैं जी। तो उसमें कमी हुई थी पिछले कुछ सालों से इकोनॉमिक सैंक्शन की वजह से और इस बारबरियत से जो ईरानी पुलिस ने जो मुजाहिरों को, डेमोन्स्ट्रेशन को क्रश किया उसकी वजह से। लेकिन आप इतिहास अगर ईरान का पढ़ें, जहां से भी सिकंदर के जमाने से भी अगर आप पढ़ें, एक ही बात मैं समराइज कर सकता हूँ कि जब भी बाहर का हमला होता है ईरानियों पे, वो इकट्ठे हो जाते हैं गवर्नमेंट के हक में। नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है और यही हो रहा है। अगर इजराइल हमला नहीं करता तो अंदर से ही बिखर जाता है और शायद मुल्ला रेजिम। चलिए एक चीज और बता दी पाशा साहब, क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो रहा, फिर एक फाइनल कमेंट लूंगा। एक फाइनल कमेंट आपसे मैं लेना चाह रहा था ब्रीफ में ईरान के, क्योंकि आपने तो रिसर्च कर रखी साहब और पूरा मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा वक्त आपने दे दिया ईरान को। ईरान से हमारे रिश्ते कैसे हैं ये जरा बताइए बहुत ही ब्रीफ में। ईरान से भारत के रिश्ते कैसे, क्या ईरान भारत से मोहब्बत करता है, इसका जवाब दीजिए मुझे। जी, हालांकि हम अमेरिका के दबाव में, इजराइल के दबाव में आके जो दोस्ती का हाथ ईरान चाहता था उस तरीके से हम बटाए नहीं, लेकिन उनकी तरफ से लगातार प्रयास और कोशिश यही लगे कि भारत के साथ अच्छे से संबंध बनाए। जो कल्चरल अफिनिटी है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में काफी गहरा है और जो कल्चरल सिविलाइजेशनल और पर्शियन इन्फ्लुएंस का जो है वो काफी गहरा है और ईरानियन जो है बहुत आसानी से इंडियन चाहे कुछ भी हो, फिल्म्स हो या किताबें हो या हिस्ट्री हो या कुछ भी हो, बहुत आसानी से समझ लेते हैं और दोस्ती काफी गहरी है ईरानियों के बीच में। दोस्त की तरह भारतीयों को देखते हैं वो और दोस्ती चाहते हैं। इसी वजह से जो रेजिम भी है वो किसी बहुत हद तक ईरान की दोस्ती चाहते हैं। हालांकि हमने उसका फायदा उठाया नहीं, चाहे वो तेल हो या गैस हो या ट्रेड हो या दूसरे एशिया हो। तो ईरान का गैस जो है, ईरान के तेल जो है वो अपने जहाजों में भारत को भेजना चाहते थे, 3 महीने का क्रेडिट देना चाहते थे और इंश्योरेंस वेव करना चाहते थे। ये 3 फैसिलिटीज रशिया भी नहीं हमको ऑफर किया, जो कि ईरान हमको देने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी हम टुकरा दिए उनका ऑफर और अमेरिका के दबाव में जो है आके ये डील खत्म कर दी। तो दोस्ती के अभी संभावना है, इट इज नॉट ए लॉस्ट कॉज। अभी भी जो है चाबहार के जरिए और तालिबान को हम सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, उसके जरिए जो है ईरान बहुत महत्वपूर्ण देश है और हमको सोचना चाहिए कि ईरान और पाकिस्तान कभी भी गहरी दोस्ती बन के भारत का खतरा ना बन जाए, जो शाह ईरान के जमाने में था। जब 65-71 वार में शाह ईरान ने पाकिस्तान को हर मुमकिन सपोर्ट किया, यहाँ तक उसने कहा कि 75 में अगर पाकिस्तान टुकड़े होता है तो हम बलूचिस्तान पे कब्जा कर लेंगे पाकिस्तान के। बड़ी बात कही पाशा साहब ने, कहा ईरान के एक्सपर्ट हैं, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि ईरानियों के दिलों में हिंदुस्तानियों का बड़ा एहतराम, बड़ी इज्जत है और पुराने गहरे ताल्लुकात है। यानी कुल मिलाकर दोनों एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि भारत को थोड़ा संभल के चलना होगा फिलहाल और मिडिल ईस्ट में सबसे दोस्ती करके चले। पाशा साहब आप आए और इकबाल साहब आप आए। एक बॉटम लाइन जो इन दोनों से बातचीत से निकल रही वो ये निकल रही है कि ईरान एक पावर बन के सामने आ रहा है और अमेरिका को लगता है कि अगर ईरान से पंगा लिया तो कहीं ना कहीं उसकी स्थिति भी खराब हो सकती है। तो इजराइल को कितनी मदद ट्रम्प साहब देते हैं या ट्रम्प साहब कंप्रोमाइज कराते हैं, क्या फॉर्मूला निकालते हैं, इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध में अमेरिका भी उलझता चला जा रहा है फिलहाल ये। और ईरान को अमेरिका रोक नहीं पाएगा, ईरान की राइज को अमेरिका अब रोक नहीं पाएगा। एक बार वो न्यूक्लियर पावर बन गया तो फिर गेम चेंज हो जाएगी बहुत। जी एक और बात चलते चलते जो है इकबाल साहब ने कही कि
ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से अब अमेरिका नहीं रोक सकता, और जिस वक्त वो न्यूक्लियर ताकत बनेगी ईरान तो गेम चेंज होगा, दुनिया का गेम चेंज होगा। इकबाल साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। पाशा साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो खुलासे आपने पाशा साहब के, इकबाल साहब आपने जो चीज़ें बताई उसके लिए हमें लगता है कि दोस्तों को वाकई नई नई जानकारियां आपने दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसका, थैंक यू सो मच।